हेलो है एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पीजी सीरीज में, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं आपका अपना अर्पित नेमा फ्रॉम लर्न हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। चलिए, हमने थ्योरेटिकल पार्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें अपन ने लॉ के बारे में डिस्कशन करा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ या फिर मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, तो वो लिख ही लो। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के पहले कॉन्सेप्ट से। देखो, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि कोई भी चीज जो है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स हो गए, जो मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका जो साइज है वो तो छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मैं बोल रहा हूं बहुत सारे नंबर से मिलके एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यहां पे देखो, बहुत सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके एक कंपाउंड बनेगा, बहुत सारे कंपाउंड से मिलके क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन सब का साइज तो छोटा होता है, लेकिन इनके नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ एटम, मतलब एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, कुछ भी आयंस। ठीक है, तो उसको मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज वो क्या रहती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अब हर बार तो आप नहीं बोल सकते ना कि इतने लाख से मिलके ये चीज बनी। ठीक है, तो उसी को, ठीक है, और ये क्या होता है, एट माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं, एट माइक्रोस्कोपिक वैल्यू। ठीक है, एट माइक्रोस्कोपिक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, बहुत छोटी वैल्यूज पे। अब यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एटम जो है उसकी साइज तो छोटी होती है, लेकिन बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक चीज आई गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोल। जिसको अपन बोलते हैं मोल। जैसे कि आप कभी भी कुछ खेल लेने जाते हो, जैसे केले लेने गए, बनानास लेने गए। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, 1 डजन केला दे दो। ये थोड़ी बोलते हो कि 12 केले चाहिए, 24 केले चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलते हो, 1 डजन। तो उसमें पूरा उसको क्वांटिटी समझ में आ गई कि 1 डजन मतलब भैया इतना होगा। ठीक है, तो उसी को, उसी एटम मतलब उस नंबर्स को बताने के लिए, पार्टिकल्स के नंबर को बताने के लिए एक कंसेप्ट आया गया, एक मोल। समझ में आ गया। ठीक है, तो एक मोल जो है वो बताया जाता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होती है, एंटिटीज। एंटिटीज, अब यहां पर जो आपकी एंटिटीज है, ये आयंस भी हो सकती है, ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके एटम भी हो सकते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एंटिटीज का मतलब ये होता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या है सर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसी को ही बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एवोगैड्रो नंबर, इसी को ही बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये कैसे आ गया सर, सबके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आ गया। ठीक है, तो अगर अपन कार्बन का वेट निकालते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, अपन को क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर ये इतना सबको क्लियर हो गया। अब मुझे मान लो सबसे पहली चीज क्या निकली थी, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू कितना आया था, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 था, -23 था। ठीक है, अगर एक एटम की बात करूं, एक एटम की, ठीक है, मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से बताओ एक एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन का मास कितना होगा। ठीक है, ये ग्राम में था। ठीक है, तो अब मैंने तुमसे पूछा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो आपने क्या रखा, एक्स रख दिया। इसको x की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर -23। तो इसको ही जब कैलकुलेट करा गया तो ये आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे समझ में आया, ये ऐसी चीजें निकाली गई।
ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर। कैसे निकाला गया फिर से देखेंगे। यहां पर क्या है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना था, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे। ठीक है, तो अपन ने एक्स रख दिया, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको इधर लिखना, इसको इधर लिखना। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया। इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो ऐसे अपन चीजों को निकालते हैं। तो यही होता है तुम्हारा मोल्स, ऐसे ही निकालोगे। ठीक, अब अगर तुमसे पूछ लिए गए, ठीक है, क्या पूछ लिया गया, ध्यान से सुनो, कि अगर तुमसे ये पूछा कि 1 मोल ऑफ H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या बोलो, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यही नहीं, सिर्फ H2O के लिए नहीं, बहुत सबके लिए। ठीक है, मान लो यहां पर लिख दिया गया है क्या, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो वही लिखोगे तुम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो यही सब चीजें अपन ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर हो गया। ये सिर्फ एस के लिए नहीं होता है, कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए अपन को ऐसे ही निकालना पड़ता है कि 1 मोल अगर तुमने बोल दिया, मतलब उसके अंदर के जो ऑटोमेटिक पार्टिकल का जो नंबर सामने वाले के अंदर फीड क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही होता है आपका मोल। अब इससे सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल हो गया, कंसेप्ट पढ़ना है अपन को। मोल समझ में आ गया। देखो मोल क्या होता है, वापस से बता रहा हूं एक बार। हर बहुत सारे एटम है, साइज छोटी होती है लेकिन नंबर बड़े होते हैं। नंबर बड़े हैं तो कैसे हैंडल करोगे उसको, नंबर्स को कैसे बताओगे सामने वाले को। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, जिसको 7th यूनिट भी बोलते हैं, 7th बेस यूनिट। ठीक है, वो क्या होता है, मोल हो गया। कि 1 मोल बोल लिया तो उसको सामने समझ में आ जाएगा कि भाई इतने एटम प्रेजेंट होंगे, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया गया मॉलिक्यूल। इसका नंबर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको शो किससे करते हैं, इसको ही शो करते हैं बेटा, Na से इसको शो करते हैं, Na से इसको शो करते हैं। ठीक है, अगर इसको तुम यूनिट में लिखते हो, ठीक है, कैसा लिखते हो तुम इसको, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ऐसा लिखते हो। तो इसी को ही बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एवोगैड्रो ने एक लॉ भी दिया था कि सेम प्रपोर्शन में जब रिएक्शन करता है वो सब। ठीक है, तो वो सबको पता ही होगा, तो वो मैंने यहां पर डिटेल में नहीं बताया हुआ है। अब कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो जल्दी से देखो। अब सर ये सब तो हो गई थ्योरेटिकल बात है, अब आप ये अप्लाई करके दिखाओ। ठीक है, तो यहां पर हमारे काम का क्या चीज है, ये तुम्हारे काम का। देखो, तो मोल अगर तुम्हें निकालना है तो मोल को मैं एन से शो कर सकता हूं। ठीक है, एन को अपन मोल से शो कर, यहाँ पे देखो ये क्या होगा तुम्हारा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा एक। सर एक नहीं होते, कई फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा ये हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी एंटिटी हो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन यहां पर टोटल नंबर, मतलब तुम्हारा क्या, एवोगैड्रो नंबर Na। ऐसा इज इक्वल क्या होता है तुम्हारा, यहां पर एक और होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, एट STP, एट होता है STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम होता है तुम्हारा ये गैस, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP पे होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाले फॉर्मूले तुम्हारे हर जगह लग जाएंगे। ये तुम्हारे क्या है, मोल, ये है तुम्हारे मोल। सर लगा के भी दिखाओ। ठीक है, अपन किसको, एन से अपन उसको शो करते हैं। ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। यहां से ही तुम्हारे पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। क्लियर है। देखो अब यहाँ पे मैं एक बार तुम्हें करके भी दिखा देता हूं कि कैसे बनेगा। चलो, अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि 18 ग्राम H2O है, ठीक है, तो बताओ कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें 18 ग्राम दिख रहा है, मतलब हमारे पास गिवन मास तो है, मॉलिक्यूलर मास हम सभी को पता ही होता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, हम सबको पता है n = क्या होता है बेटा, गिवन वेट। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, गिवन वेट, ठीक है, Wg अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो W ऐसे लिख रहा हूं।
ठीक है। तो गिवन वेट कितना है बेटा, देखो n इज इक्वल टू तुम्हारे पास 18 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2 का 2 और तुम्हारे ऑक्सीजन का 16, हो गया 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो मोल्स कितने आ गए आपके पास, मोल्स कितने आ गए आपके पास, 1 मोल आ गया। 1 मोल ऑफ H2 होगा। कैसा ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतनी ईजी तो वो नहीं देगा, इतनी ईजी तो नहीं देगा वो क्या करेगा, वो बहुत घुमाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो अपन 1 2 3 और करके देख लेते हैं कैसे। मान के चलते हैं आपके पास है 14 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑन कंबशन ऑफ क्या, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तुम मोल्स निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे अपन मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। मोल्स अगर मैंने निकाल लिए, n इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 14 ग्राम अपॉन ये तुम्हारा कितना होगा 12 प्लस 32 44, ठीक है। तो 44 ग्राम। सर ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, मॉलिक्यूलर मास है ये, ठीक है। पूरा कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारा आंसर जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 7/22 आ जाएगा। सर ये तो आपने यही निकाल दिया। अब लेकिन तुमसे वो क्या पूछ सकता है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालो। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालोगे, ठीक है। अब मान लो उसने तुमसे पूछ लिया सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। हम सबको पता है ये रिलेशन एक दूसरे के सब इक्वल ही है। अगर मोल्स आ गए तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। मोल्स कितने आ गए हमारे पास, देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना चाहूँ तो ये इसको मैं रखूंगा, देखो अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। ये वाला मोल्स कितना आएगा तुम्हारा 7/22 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ x, क्योंकि हमें भाई तो निकालना है, ठीक है, और अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आएगा देखो, लगभग लगभग ये जाएगा तुम्हारा 22.4 इंटू 7/22, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो ऑलमोस्ट 7.1 के करीबन आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा 7.1 लीटर, क्यों, क्योंकि ये लीटर में, ठीक है। तो तुम्हारा लीटर हो गया। और क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ, तुम्हारे पास किसने पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम्हारा, सेकंड बन सकता है कि यहां पर बताओ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो वो भी बहुत ईजी है। देखो अभी मैंने क्या करा, पहले मैंने यहां से निकाला था मोल, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, मोल्स आ गए। दूसरा मैंने वॉल्यूम कहां से निकाला, दूसरा मैंने वॉल्यूम यहां से निकाला था। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करता हूं, तीसरा वाला, ठीक है, देखो क्या आएगा, मोल्स तो हमारे पास हैं, मोल्स कितने, या तो अब मोल्स की वैल्यू पुट कर दो या तो इसको कैलकुलेट करके पुट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 7/22, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालने हैं तो एक्स पुट कर दिया, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, देखो एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय तुम्हारा कितना जाएगा, देखो ये जाएगा तुम्हारा 22, खत्म। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब सिर्फ एक फॉर्मूले से तुम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और तुम भी क्वेश्चंस करके आ सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर तुम्हें ये रिलेशन पता है, अगर तुम्हें ये रिलेशन पता है तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही कर जाओगे। सर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं क्या बेटा, बिल्कुल ऐसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वो तुमसे पूछ लेगा कि कितने एटम, मान लो कि एक कंपाउंड तुम्हें दिया है, इतना सब क्लियर हो गया, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप सभी लिख सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। देखो मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, वो तुम्हारा क्या है, मतलब कि 20 ग्राम ऑफ AlCl3 है, ठीक है, इतना है। अब उसने तुमसे अगर ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम एटम कितने हैं, तो क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना, क्या करोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो कैसे निकालेंगे, देखो कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें, एक ही दिख रहा है तो 1 इंटू कर दो, 1 इंटू ऐसे, क्लियर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3,
क्लियर है। और नंबर और मोल्स का क्या रिलेशन होता है, देखो ये होता है आपका मोल्स इज इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या हो जाएगा नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होगा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे मोल्स निकालना है तो मोल ये क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही होगा। क्लियर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर मुझे एल्यूमिनियम का निकालना है तो मैं कैसे पुट करूंगा, देखो ये हो जाएगा 1 इंटू गिवन वेट कितना है इसका 20 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 133.3, ठीक है, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितने क्या आ जाएगा एटम, कितने एल्यूमिनियम एटम आ जाएंगे अंदर के इस कंपाउंड में कितने। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये होगा कि तुमसे वो ऐसे पूछ सकता है, एक और क्या पूछ सकता है सर, तो ध्यान से देखो यहां पर अब क्या होगा, उसने अगर तुमसे मान लो पूछ लिया नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बता दो, तो क्या करोगे, देखो कितने क्लोरीन दिख रहे हैं 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3, तो बाकी का तुम्हारा ये तो सेम ही रहेगा, यहां पर 3 आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ी चीज अलग है, अब उसने अगर तुमसे पूछ लिया कि टोटल एटम कितने हैं कंपाउंड के अंदर, टोटल के AlCl3 के, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन AlCl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है 1, क्लोरीन कितने दिख रहे हैं 3, तो प्लस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + 3 इंटू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही रखोगे, गिवन वेट ऑफ क्या रखोगे, अब AlCl3 का रखोगे, जैसे अपन अभी कर रहे थे। क्लियर है। बाकी तुम्हारा सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, देखो ये डिजिट चेंज हो रही है। क्लियर है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना रहा तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ गया। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, देखो इतना याद रख लो, बाकी का तुमको याद हो ही जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक और तरीका बता दे रहा हूं कैसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे याद रख के देख लो कि नंबर को मैं n लिखूं, n इंटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब Na जो है वो चेंज होता रह सकता है, Na क्या है, जो आपका n है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, या फिर ठीक है नंबर ऑफ एटम, किसका एटम है, जिसका निकाल रहे हो, ठीक है, ऑफ दैट एटम लिख दूं मैं, समझ में जाएगा, दैट एटम जिसका निकाल रहे हो उसका। क्लियर है। तो अपन ये फॉर्मूले को याद रख लो, बाकी तुम सब कर लोगे। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, n से स्मॉल n से अपन मोल को भी शो करते हैं और स्मॉल n से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वरना फिर इसको कुछ और भी लिख लो तुम, S Q Q कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो है क्या। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी का फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा। अब यहाँ पे देखो, अब अगर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड के अंदर है, एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। देखो यहां पर मैं अगर लिख रहा हूं कि 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, अगर मैं .10H2O कर दूंगा तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हें निकालना है। तो अब कैसे करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वैसे ही निकालना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है। अब अगर तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रॉन मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लगभग न्यूट्रल स्टेट में हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अब यहाँ पे किसी एटम की बात नहीं चल रही है कि भैया कितने Na के एटम है, कितने Na के इलेक्ट्रॉन निकालने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बात क्या चल रही है, पूरे इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा, कितने तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं, सोडियम के कितने 2 हैं, तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा 2 मुझे दिख रहे हैं और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 प्लस, ठीक है। कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं, 1 एटम दिख रहा है और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 6 होता है, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। प्लस
3 हमें ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 8 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? देखो सिर्फ नया ये है, सिर्फ नया ये है, बस बाकी का तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ यहाँ पे क्या लगा दोगे तो मॉलिक्यूल लगा देना। नंबर ऑफ तुम्हारे क्या जाएंगे एटम, मतलब इतने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल या फिर एटम, इलेक्ट्रॉन लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तुम्हारा क्या Na2CO3 ऐसे। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो गई उधर। सेम तुम्हें इतना ही करना है और कुछ नहीं बदलना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 प्लस 6 प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 16 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 24, ये हो गया, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन, यहां पे लिख दूंगा मोल्स अपॉन नहीं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कैसे निकलता है, मोल होता है तुम्हारा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जल्दी से पुट करो, ठीक है। गिवन वेट कितना देखो यहाँ पे 10.6, मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है इसका, ठीक है। इनटू एवोगैड्रो नंबर नहीं पुट कर रहा हूँ, सबको पता होता है 6.02 × 10⁻23। आगे सॉल्व करना होगा तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कितना हो जाएगा देखो 22 और 24, ये कितना होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 46 और 46 और तुम्हारा 6 कितना हो जाएगा 52, ये होगा तुम्हारा 52, हो गया। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 टाइम्स, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5.2 × Na, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na2CO3। देखो सिर्फ बदला क्या, सिर्फ बदला क्या, वहां पर एक एटम ले रहे थे, वहां पर एक एटम ले रहे थे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात आ चुकी है तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर वो लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से तुम और भी चीज निकाल सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेता हूं भाई कि बताओ टोटल नंबर ऑफ सिर्फ सोडियम एटम कितने प्रेजेंट होंगे, तो क्या करोगे 2 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो इतना तो तुम्हारा कॉमन ही रहेगा, ये तुम्हारा कॉमन रहेगा, जहां पे 2 का इंटू हो जाएगा बस खत्म। अगर यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा 1/5 और तुम्हारा Na हो जाएगा वो। क्लियर है ना, ऐसी कुछ आएगा, ठीक है, ऐसी कुछ आएगा तो वो तुम्हारा क्या जाएगा वहां पे, वो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है। मान लो मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुन लो एक बार और। मैंने अगर तुमसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ एटम बता दो इसमें सोडियम के कितने, तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूला लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 दिख रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं अपन, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मोल कैसे निकालोगे 106/106, मतलब गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/5, या फिर n लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हो गए तुम्हारे Na/5, ठीक है। तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। तो यही मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल मैं लिख दे रहा हूं मैंने क्या क्या कर चुका हूं अभी तक, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देख लें। देखो मैंने क्या क्या किया, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैंने क्या किया, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ एटम देखे, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखे नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इनटू उसका कर दिया मैंने एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर से, वेट से नहीं। वेट में क्या जाएगा, वेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक नंबर इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मुझे क्या निकालना पड़ा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो नंबर ऑफ एटम को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम इनटू Z एटॉमिक नंबर, ठीक है, इनटू मैं लिख रहा हूं इसको मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। अब सुनो, ये पूरे कंपाउंड की बात है। अगर कंपाउंड में 5 एटम है तो सबका ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक नंबर, ठीक है, फिर दूसरे का, फिर दूसरे का 5 बार, ठीक है। मतलब तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो अब आ जाओगे। अब अगर मैंने पूछा है तुमसे कि नंबर ऑफ एटम बताओ,
नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, तो क्या करना है, तो क्या करोगे, स्पेसिफिक, एक की बात चल रही है अगर, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है X2Y2, तुम्हारे पास ऐसा एक कंपाउंड है, मैंने पूछा है कि X का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहां पर अपन पुट करेंगे 2 क्या है उसका नंबर ऑफ एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने, देखो यहां पे नंबर ऑफ एटम जो तुम्हें दिख रहा है, या फिर मैं कोफिशिएंट बोल सकता हूं इसको, ठीक है। 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ X2Y2 ऐसे, क्लियर है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, फिर से भाई 2 इंटू मोल इंटू Na। अब मोल तुम निकाल ही सकते हो, मोल निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्यों, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका अगर ऐसे पूछ रहा है तो गिवन वेट तो देगा ही देगा, मॉलिक्यूलर वेट तुम उसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तो सबको ही निकालना आता है। तो चलो यहां से तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये सब चीजें हो जाएगा। अब अगर सर उसने प्रोटॉन पूछ लिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं, ठीक है, और अगर इसने प्रोटॉन पूछ लिया तुमसे ऐसा, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए भी तुम सेम ही लगा सकते हो फॉर्मूला। न्यूट्रॉन में तुम्हें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन में मास का माइनस कर देना एटॉमिक नंबर से, हर बार एटॉमिक नंबर से माइनस कर जाना, तुम्हारा ऐसा आंसर जाएगा, ठीक है। चलो एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, जैसे अपन ने उसका लिखा। अगर तुम्हारे पास ऐसा है X3Y2, ठीक है, Z1 ऐसा कुछ है। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो क्या करोगे, देखो यहां पर कितना दिख रहा है तुम्हें, नंबर ऑफ एटम कितने दिख रहे हैं, X के 3, तो 3 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ X प्लस, ठीक है, 2 कितना है, 2 नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है, किसके, Y के, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ Y प्लस, ठीक है। अब Z का कितना है, Z का 1 ही है, तो 1 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, Z का एटॉमिक नंबर, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो तुम्हारे कॉमन ही है, वही लगाना, मोल अपॉन इंटू एटॉमिक नंबर, उसका एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको एलैबोरेट करा है थोड़ा सा, क्लियर है। तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, इतना ही लगाओगे, तुम्हारा मोल के आंसर तुम्हारे सारे के सारे इधर आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब और क्या पूछ सकता है तुमसे, अब और तुमसे क्या पूछ सकता है वो मैं तुम्हें बताता हूं, चलो आगे, इतना लिखो। देखो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक तुम्हारा, वो बहुत अच्छा था, यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा था कि अगर CCl4, ठीक है, कि तुम्हें क्या निकालनी थी, इसकी तुम्हें कैलकुलेट करना था डेंसिटी, तुम्हें करना था इसकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। CCl4 एक गैस है जो कि प्रेजेंट है क्या, एट STP, बस इतना ही देखे रखा था उसने, और कोई वैल्यू भी नहीं दी थी। अब यहां पर हो सकता था कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते, लेकिन कईयों को क्या पता था, इसका रिलेशन पता था, क्यों, अगर STP की बात कर ली और मैंने बोल दिया कि ये गैस है या फिर वेपर है, तो कौन से लगाओगे तुम, वही वॉल्यूम अपॉन STP लगा लेना, तो तुम्हारा मोल आ जाएगा। लेकिन सर डेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर मोल आ गया तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो है ही, और तुम्हारा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर मुझे डेंसिटी निकालना था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं मास चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। तो मास मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे यहां पर फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, अगर मुझे CCl4 की चीजें पता है कि बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, एटॉमिक मास कितना होगा, 12, तो यह होगा 12 इंटू 4 इंटू 35.5, ये क्लोरीन का हो गया, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, मास ऑफ CCl4 मिल जाएगा, इधर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 75, ये कितना हो जाएगा, देखो 35 दो बार करोगे 71 142 प्लस 12, ठीक है। ये बेटा मेरा तरीका सबका अलग अलग हो सकता है कैलकुलेट करने का, ये हो जाएगा तुम्हारा 154, ठीक है, 154 ग्राम ऑफ CCl4 है। अब सुनो यहाँ पे, अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकाल लोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम सबको पता है कि 1 मोल ऑफ CCl4 के अंदर 154 ग्राम ऑफ CCl4 प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो मतलब कितना है,
22.4 लीटर ऑफ CCl4 प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना है 154 ग्राम ऑफ CCl4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 22.4, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू डी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू मास कितना है देखो 154 और वॉल्यूम कितना है आपके पास 22.4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यही मैं बताना चाहा हूं कि आप यहाँ पे रिलेशन सिर्फ लगा लगा के पूरा आंसर लेके आ सकते हो। कैसे किया हमने फिर से देखेंगे। देखो मेरे पास सिर्फ इतना प्रेजेंट था, डेंसिटी निकालना था, तो मास तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि एक मोल के अंदर जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा 154 ग्राम ऑफ CCl4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना ऑफ CCl4 हो गया। और अगर 1 मोल है तो 1 मोल को मैंने अपन ने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा है, 1 मोल है तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ ना अगर गैस की प्रेजेंट है कि मतलब कि 22.4 लीटर ऑफ CCl4 गैस के अंदर 154 ग्राम ऑफ CCl4 प्रेजेंट है, लिख सकता हूं। ठीक है, तो 22.4 क्या हो गया भाई वॉल्यूम हो गया ना, तो ये जो हुआ आपका ये क्या होगा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। ये तो 22.4 वॉल्यूम ऑफ गैस, कौन सी गैस CCl4 के अंदर कितना इतना प्रेजेंट है। तो जब वॉल्यूम ये हो गया तो अपन को निकालना ही क्या था डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास दिख रहा है वॉल्यूम दिख रहा है, डिवाइड कर दिया डेंसिटी आ गई, है कि नहीं, कितना इजी था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुमसे वो पूछ लेता है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो तुम्हारे, ये तुम्हारा 90s में आया था, एक और आया तुम्हारा 1990 क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पर तुमसे क्या पूछा था कि N2O है, N2O है, अगर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा था नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, तो ये तुमसे पूछा था। टोटल कंपाउंड की बात करी तो क्या करना था 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए, और फिर तुम्हारा मोल अपॉन इनटू तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर कर दोगे जो अपन ने अभी देखा था। तो वहां पे तुम्हारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना ही तो तुम्हें करना है। ठीक है, सिर्फ इतना करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा हूं कि अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगर तुमने रिलेशन कर लिया तो सब इजी है। ठीक है, चलो ये सारे के सारे अपन ने मोल कॉन्सेप्ट की बात करी है, अब अपन थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर चलते हैं। देखो मोलरिटी की चलने के पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उससे ही थोड़ा अपन फिर आगे आगे चलते चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या बात हो गई सर, तो मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर कि सॉल्यूशन जो बनता है वो 2-3 चीजों से तो मिलकर बनेगा ही। ठीक है, एक चीज से अकेले मिलके बनेगा नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 चीज उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे कैसे प्रेजेंट है, मान लेते हैं इसके अंदर प्रेजेंट है एक कंपोनेंट A। ठीक है, या इसके अंदर एक कंपोनेंट A है और एक और कंपोनेंट कौन सा है B है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ A भी प्रेजेंट है और मोल्स ऑफ B भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे मोल्स ऑफ A और ये हो गया मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ B बोल सकता हूं यहां पे, मतलब दोनों मिलके ही एक क्या बना रहे होंगे, ये दोनों जब मिले होंगे तभी तो एक क्या बना होगा बेटा, सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, तो अब इसने यही बोला कि मोल फ्रैक्शन किस चीज के लिए काम आता है, जब अगर तुम्हें इंडिविजुअल कंपोनेंट का ठीक है कैलकुलेशन करना होगी कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन को अपन शो करते हैं चाई से, और अगर मुझे कंपोनेंट एक की निकालनी है, ठीक है, मान लो मुझे एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसा टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, तो ये बेटा क्या आ गया आपका, देखो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, इसी तरह से तुम बी का भी निकाल सकते हो। क्या, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो चाई बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या देखा, ये पूरे सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, ये जो Na प्लस Nab क्या है तुम्हारा, देखो ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट है, सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट है ये, इंडिविजुअल कंपोनेंट है ये।
ठीक है, ऐसा हो गया। तो अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे तुम, यहाँ पर एक कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट को जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और अब अगर देखो एक और चीज बता रहा हूँ, एक अच्छी चीज, मान लो तुम्हारे पास एक कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा निकालना है, तो क्या तुम वापस से उसको पुट करोगे, क्या तुम्हें नई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये देखा, केस नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, केस 1 की बात करते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, देखो क्या जाएगा फिर, चाई ए प्लस चाई बी को मैंने कैलकुलेट करने के लिए अभी क्या कर दिया, मान लो ऐड करते चाई ए प्लस चाई बी, तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, दोनों तो सेम ही है, तो ये एट लास्ट क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या जाएगा, चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जब कभी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट है, 1 + 2 करा जाता है तो उसका जो सम आता है वो यूनिटी आता है। ठीक है, हमको क्या समझने में आया, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सम करता हूं तो मुझे यूनिटी मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास एक वैल्यू है तो मैं दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, मान लो मेरे पास ए की वैल्यू है, तो अब मुझे चाई बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 - x a कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो अगर मैं केस 2 की बात करता हूं अब, ठीक है, तो केस 2 मैंने क्या किया, अब यहां पे डिवाइड कर दिया, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने केस 2 लिखाया, केस 2, ठीक है, अब मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, चाई ए प्लस चाई बी, ठीक है, ये हो जाएगा चाई ए प्लस, यहां पे मतलब डिवाइड बाय चाई बी प्लस नहीं डिवाइड। क्लियर? अब सुनो, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, चाई तुम्हारा क्या है, देखो ये भी एन ए प्लस एन बी है, ये भी एन ए प्लस एन बी है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब तुम्हारा मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, अब मैं तुमसे ये बोल सकता हूं कि जो भी मोल फ्रैक्शन आता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के इक्वल होता है। समझ पा रहे हो कैसे? देखो, मतलब कि जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए के, मतलब मोल के एन ए के। मतलब फिर से सुनो, अगर नंबर ऑफ मोल 2 प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पे बी के 3 प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो दोनों के इक्वल ही होगा। क्या हो जाएगा, देखो, तो चाई ए प्लस चाई बी, चाई ए डिवाइड बाय चाई बी कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3, ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब सोचो तुमसे क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा कि ये बताएं यहां पर आपके पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट, ये तुम्हारा एक मोल फ्रैक्शन ये दिया है, एक मोल फ्रैक्शन ये दिया है। ठीक है, मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं इसको कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुम्हारा 1 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तुम्हारे पास 2 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, हम दोनों को पता है, सबको पता है रिलेशन क्या होता है, चाई ए बाय चाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन बी। तो जो चाई ए है वही हो जाएगा तुम्हारा एन ए, जो तुम्हारा चाई बी है वही हो जाएगा तुम्हारा 2 एन बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमें इन दो रिलेशन से पता चला दो चीजें, दोनों ही मेन है। यहाँ पर अगर मेरे पास एक की वैल्यू है तो मैं एक की निकाल सकता हूँ, अगर एक की नोन है और दूसरे की अननोन है तो मैं यहाँ पे रिलेशन पुट करके निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज मुझे ये पता चला कि अगर मैंने दोनों को डिवाइड करता हूँ तो उन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों इक्वल हैं उसके मोल्स के, ठीक है, तो आप ऐसे पुट करके निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये कहां पर यूज हो सकता है? अगर तुमसे मोलैरिटी या मोलैरिटी पूछ ली, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स लगते हैं तो मोल्स तुम यही पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ही तुमसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर मैंने यहां पर सिर्फ ऐसा लिख दिया कि दो कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ये है, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है, तो ऐसे ही तो निकालोगे तुम, नंबर ऑफ मोल तो वहां लगेगा ही ना। ठीक है, तो ऐसे ही निकलता है। क्लियर हो गया? तो इन रिलेशंस को याद रखें, इन रिलेशंस को याद रखने पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, तो अब ऐसे तो तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, कि भाई डायरेक्ट तुम्हें दे दिया, तो वो क्या पूछता है तुमसे, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो तुमसे बनते हैं कि बताओ अगर
10% NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। वो को तुम्हारा क्या है, वेट बाय वेट। अब बनाओ यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे निकालना है तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब ये कैसे निकालोगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मतलब चाहे A या फिर मैं इसको B मान लेता हूं, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होना चाहिए, NB अपॉन Na प्लस NB, ये होना चाहिए तुम्हारे पास। मतलब दोनों के मोल्स तुम्हारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है, तुम्हारे पास ये तो होना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास मोल तो है ही नहीं, तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। गिवन वेट भी नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्वेंट का लगेगा ना, यहाँ सॉल्वेंट का लगेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना सीखो, इसको ट्रांसलेट करना सीखो। अगर तुम्हारा वेट बाय वेट है तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो वेट बाय वेट मतलब कि दोनों के दोनों मास हैं, दोनों के दोनों मास हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो सॉल्यूट है वो भी मास है, जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर जा रहा है सॉल्यूशन बन रहा है वो भी मास है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10% है तो 10 ग्राम NaOH है, NaOH जा रहा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मतलब 10 ग्राम क्या है, NaOH कम क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी मतलब कि सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारा, NaOH, ठीक है। तो यहां पर 10 ग्राम क्या होगा तुम्हारे पास, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट को मैं B से शो कर रहा हूं, ठीक है, B है तुम्हारे पास। क्लियर है। अब देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन कितना बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है 100 ग्राम, क्या बन रहा है आपका, सॉल्यूशन बन रहा है। तो अब ये बताओ मैं सॉल्वेंट निकाल सकता हूं, हम सभी को एक चीज पता है, क्या पता है हमें, देखो कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं। और अगर इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है तो मैं सॉल्वेंट निकाल सकता हूं। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने ml कितने ग्राम का बन रहा है, 100 ग्राम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी, सॉल्वेंट को मैं A से शो कर रहा हूं, ठीक है, वो कितना आएगा तुम्हारा 100 माइनस तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा B हो जाएगा 100 माइनस B, और B कितना है तुम्हारा 10 ग्राम, तो हो जाएगा 90 ग्राम। 90 ग्राम ऑफ तुम्हारा क्या है, A प्रेजेंट है, और A तुम्हारा क्या लिया है मैंने, सॉल्वेंट, और B तुम्हारा क्या है बेटा, सॉल्यूट। सारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, यहां पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो चाई भी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, देखो यहाँ पे 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का होगा तुम्हारा 40 अपॉन 10/40, फिर से क्यों NB है, ठीक है, प्लस Na की वैल्यू कितनी आएगी, Na तुम्हारा कितना है 90, तो यहाँ पे मैं 90 रख देता हूँ, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है, तो 18 रख दिया मैंने। यहाँ पे लिख के देखा तुम्हें किसका है वो, ठीक है। तो 18 ग्राम मैंने मान के चला कि वो तुम्हारा वाटर ही चल रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट तुम कर ही सकते हो, इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हें इजी दिख रहा है तो 1/4 ऐसे बना दो इसको, ठीक है, ये तुम्हारा कट जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई वेट बाय वेट दे दिया, वेट बाय वेट दे देगा तो तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। तो ये तुम्हारा ऐसे बनने वाला है, वेट बाय वेट से अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन बनाना है तो ऐसे करोगे, ठीक है। क्लियर है। चलें आगे। चलो तो देखो अपन ने अभी क्या देखा था कि अगर आपके पास क्या है, वेट बाय वेट गिवन है, मतलब मास परसेंटेज गिवन है, तो अपन को मोल कैसे निकालना है। अब उल्टा भी तो हो सकता है, अगर आपके पास मोल है और मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे करोगे, ठीक है। देखो अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स आपके पास गिवन है, तो अपन यही लेके चल लेते हैं, वही तुम्हारा NaOH वाला, ठीक है, NaOH वाला तुम्हारा जो भी आया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10% NaOH है मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, तुम्हारा वेट बाय वेट था, तो अपन NaOH का एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे पास मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, मुझे निकालना है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, ठीक है, ये निकालना है मुझे। अब ये 10 ग्राम को 10% को छोड़ दो, तो कैसे निकालोगे। अब देखो कैसे निकालते हैं अपन। मास परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, देखो मास परसेंटेज आपको पता है यहां पर क्या लगेगा, आपको सबसे पहले तो कंपोनेंट का वेट लगेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट,
ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब तुम्हारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही होगा भाई, ठीक है, कंपोनेंट। क्लियर हो? कंपाउंड ना समझे इसको, कंपोनेंट ही समझे। क्लियर? इतना तुम्हें लगने वाला है। अब परसेंटेज है तो इंटू 100 से कर ही लेना। अब ध्यान दो कैसे करोगे। यहां पर तुम्हें मास लगेगा, मतलब गिवन वेट चाहिए भाई तुम्हें, तो गिवन वेट ऑफ NaOH मान लेते हैं अपन यहां पर, अपॉन गिवन वेट ऑफ NaOH, और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, वाटर प्रेजेंट था H2O। अब कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी चीज, क्या निकालना है, गिवन वेट। गिवन वेट कैसे निकालता है, ध्यान से देखो। अब यहां पे कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ये, ठीक है। तो क्या चाहिए तुम्हें, अगर हमारे पास मोल प्रेजेंट है इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट से कर दो, ठीक है, तुम्हारा क्या जाएगा, गिवन वेट जाएगा। कितना इजी था। मान लो मोल उसने देके रखा है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल दिया है, 1 मोल ऑफ NaOH, तो क्या करोगे यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 1 इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन यहीं पे 1 इंटू 40 प्लस वाटर है तो 1 तो उसका मोल ही है, ठीक है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट 18। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, मास परसेंटेज ऑफ, तुम्हारा क्या आ जाएगा वहां पे जो भी कंपाउंड में निकालना था वो। क्लियर? ठीक है, तो ये ऐसे ही तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग घुमाओगे तो तुम्हारे पूरे के पूरे आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? लिखो इसको। देखो हमने मोल देख लिया, हमने मोल फ्रैक्शन देख लिया, अब बात करते हैं मोलैरिटी की, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो मोलैरिटी को बेटा अपन कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल M से अपन मोलैरिटी को शो करते हैं। क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी में बेटा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये बेटा ml में है, ठीक है, तो इंटू आपको 1000 से ऊपर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं सर, ऐसे पूछेंगे क्या? ठीक है, तो यही होती है आपकी मोलैरिटी। क्लियर हो गया? अब देखो लेकिन फिर से सुनो, ये ऐसे तो नहीं पूछेगा ऐसे तो सीधा साधा NTA वाले कभी नहीं पूछेंगे, नीट वाले कभी नहीं पूछेंगे। क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो डेंसिटी डाल देंगे, और अगर उन्होंने डेंसिटी डाल दी तो मिल जाओगे, ठीक है। सर ने तो बताया नहीं था फॉर्मूला, तो देखो बहुत इजी होता है, हम सबको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है। वॉल्यूम हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जाएगा वॉल्यूम। सिर्फ यही रिलेशन अगर तुम्हें याद है तो तुम पूरा कर लोगे, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट में NB लिख रहा हूं इंटू 1000, तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा क्योंकि ml में है सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुनो, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या रखना है मुझे, मास बाय डेंसिटी। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा वो डेंसिटी, तो D रख दिया मैंने ऊपर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास एक रिलेशन। क्लियर? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, भूल मत जाना, मास ऑफ सॉल्यूशन है ये वाला, वरना ये भूल जाओ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक, इतना हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। ये फॉर्मूला तो सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिलेशन पता है तो बना लोगे तुम। क्लियर हो गया? अब और क्या हो सकता है, अब उसने मान लो तुमसे बोल दिया कि भैया कहीं ना कहीं फिर से वेट बाय वेट प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, अगर फिर से वेट बाय वेट है तो क्या करोगे, तो देखो मैं बताता हूं बहुत अच्छे से। वेट बाय वेट सबको पता है क्या होता है, कंपोनेंट का, टोटल सॉल्यूशन का और 100, यही होता है, परसेंटेज है। तो अब देखो कैसे बनेगा। अब अगर मैं ये बनाना चाहूं तो कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना, ये जो मोल है इसको खोल लो, ठीक है, ये जो मोल है इसको खोल लो, तो क्या हो जाएगा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सुनना, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू 10 इंटू D।
गलत लिखा है क्या? 1000 को मैंने 100 × 10 में तोड़ दिया, डी को मैंने स्मॉल लिख दिया क्योंकि डेंसिटी को स्मॉल डी से ही शो करते हैं, वैसे मैंने लिख दिया। क्लियर? अब देखो बहुत इजी बनने वाला है। आप सबको पता है कंपोनेंट बी दिख रहा है, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। 100 तो आपको दिख ही रहा है, ये देखो ये 100 दिख रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये बन गई चाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बस बना दो, खत्म। इतना ही तो करना था, इतना ही तो करना है भाई। क्लियर हो गया? तो ये बन गया तो आपका वेट बाय वेट, ठीक है। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूं x, इसको मैं लिख रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 x d बाय, ठीक है। कितना बच गया देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बन गया एक रिलेशन। क्लियर है? तो बस आपको अगर इतना आता है बेटा तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो कर लोगे, ये जो क्वेश्चन है आपने कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। ये रही आपकी डेंसिटी, ठीक है। ये आपका क्या देखो वेट बाय वेट, ठीक है, वेट परसेंटेज। 10 मत पूछ लेना 10 क्या है, m क्या है आपकी मोलैरिटी, ठीक है। m भी क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका ये क्या है, सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? बस इतनी ही चीजें तो आपको पता होनी थी, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है। अब जो क्वेश्चन है वो अगर थ्योरेटिकल पूछना चाहा सिर्फ नॉर्मली, तो क्या पूछेगा, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है? तो ज्यादा ध्यान दो, वॉल्यूम की बात हो रही है, ml की बात हो रही है, लीटर पानी की बात चल रही है, तो पानी हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्या होता है बेटा, ये जो होता है आपका ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्लियर हो गया? तो बस इतना याद रखेंगे और अपन आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर हो गया? देखो अब तुमसे ये क्या पूछ सकता है, जो मोल है, मोल को भी और तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। नंबर्स में अगर पूछ लिया तो आप वो वाला फॉर्मूलेस लगाओगे, ठीक है। कौन से वाले, कि अगर नंबर की बात करी है और मोल तो आपके पास गिवन है, तो क्या करोगे भाई, एवोगैड्रो नंबर का इंटू कर दोगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन चलेंगे, जो मैंने अभी 3 वो आपको लिखवाए थे रिलेशन में, तो वही आप करेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई मोलैरिटी की बात। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो अपन आपके एमपीक्यू या फिर मतलब तुम्हारे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट राउंड में अपन डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो बस आप अभी कॉन्सेप्ट को समझें और अपने ये तुम्हारे रिलेशंस हैं उनको ध्यान से समझें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी मोलैलिटी की, ठीक है। चलिए फिर ये लिखें, देखो मोलैलिटी भी बहुत ईजी है। अगर आपको पिछला वाला समझ में आ गया तो ये वाला तो आप खट से कर लोगे। देखो कैसे, मोलैलिटी क्या होता है बेटा, अपन इसको स्मॉल m से शो करते हैं। ये क्या है आपकी मोलैलिटी भी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर अब थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये ग्राम में है, अगर किलोग्राम में है तो ठीक है। अगर मान लो ये आपका ग्राम में है तो इंटू 1000 से अपन इंटू करेंगे ऊपर। क्लियर? ठीक है, ये बहुत इजी है। अब ध्यान से सुनना, अगर मास की बात हो रही है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये याद ही रख लो, ठीक है। अब पुरानी बात पे आता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनाते हैं आपका सॉल्यूशन, ठीक। अब अगर मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है, तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, यहां पर हम सभी को पता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट दोनों का मास मिला के ही क्या बना रहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और मान के चलता हूं वो आपका बन रहा है कितना, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन रहा है, मान के चला मैंने एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखो तो क्या बन जाएगा, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं अगर 100 है तो मैं लिख सकता हूं इसको 100 माइनस WB, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 1000 ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? क्या करा मैंने, देखो अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं है, सॉल्यूट की है और मास मुझे पता है सॉल्यूशन कितना बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस ये कर दूंगा।
वही रिलेशन लगा लो, चाहे प्लस चाहे भी मिलकर क्या बनाएगा, यूनिटी सम देगा। तो भाई ये तुम्हारा ये वाला भी लगा लो इधर। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक और रिलेशन। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का एक और रिलेशन। अब एक और बात, क्या क्या लेके आ रहे हो सर, तो ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दे दिया, मतलब तुम्हें क्या दे दिया, वहां पे ml में दे दिया, वाटर तुम्हारा पानी वाले में दे दिया, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर मुझको पता है, मेरे को क्या पता है, देखो ध्यान से सुनते चलो। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सॉल्यूट अपॉन ये तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब सॉल्वेंट को मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000। ठीक है, तो घबराना नहीं, ये जो बना है यही क्या है बेटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, यहां पे मैंने क्या निकाला है, सॉल्वेंट की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं हुआ भाई, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन था, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये जो मैंने ऐसे m लिख दिया बस उसको मैंने, ठीक है, माइनस में यहाँ पे ले गया, तो क्या ये मास ऑफ सॉल्यूट ले गया, देखो इसको ही तो लेके क्या बना, तो यही है। बस यहाँ पे मैंने 100 एज्यूम करा था कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है, तुम्हारा जो सॉल्यूशन कितना बन रहा है वो 100 बन रहा है, तो मैंने एज्यूम बस करा था उसको। ठीक है, चलो देखो, तो ये लगा लो या ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, उसने मास दिया ही नहीं है, उसने दे दिया कि इतना लीटर है, निकालो मोलैलिटी। कैसे निकालोगे, तो अब आपको फिर से वही फॉर्मूला पता है भाई साहब, क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारा मास हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NB। ठीक है, NB अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है ये वाला, वो नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मत लेकर चलना। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इनटू 1000 से कर दो ऊपर, खत्म, ये बन गया तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारे एक और रिलेशन बन गया, देखो बस इतने, इसको भी याद रख के देख सकते हो। अब मैंने क्या क्या बता दिया तुम्हें, जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते हैं सब बता दिया। कैसे, देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हें नॉर्मल पूछ ले तो ये रिलेशन लगा देना, अगर तुमसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये रिलेशन लगा देना। अब अगर तुमसे पूछ लिया कि सॉल्वेंट की तुम्हें वैल्यू नहीं दी, सॉल्यूट की तुम्हें सॉल्वेंट नहीं दिया, सॉल्यूट दिया, सॉल्यूशन दिया, तो क्या लगाओगे, ये लगा लेना। ठीक है, अब अगर तुम्हें डेंसिटी दे दी, ठीक है, डेंसिटी तुम्हारे पास है, कुछ तो देगा, कुछ तो देगा तुम्हें मास निकालने के लिए। ठीक है, डेंसिटी दे दी और वॉल्यूम तुम्हारे पास दे रहा है कि इतने ml बन रहा है, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ध्यान से एक चीज और, कि जो तुम्हारी डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में है, ग्राम पर ml में, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकालना है, देखो ऊपर अगर 1000 से इंटू है तो ये जो आना चाहिए वो सिर्फ ग्राम में आने चाहिए। अगर ऊपर 1000 से इंटू कर रहे हो तो ग्राम में आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम में डेंसिटी कब आएगी, जब तुम्हारा, ध्यान से देखना, ठीक है, मास तुम्हारा क्या किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो ये जो पूरी सॉल्व करने के बाद D इंटू वी मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को सॉल्व करने के बाद सिर्फ ग्राम बचना चाहिए तुम्हारा। और ग्राम कब बचेगा, जब आपके जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में हो और जो आपका वॉल्यूम है वो भी किस में हो, ml में हो। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान देना, अगर डेंसिटी आपकी ग्राम पर लीटर में है तो कन्वर्ट कर लो भाई उसको लीटर किस में, ml में। ठीक है, या फिर अगर लीटर में है तो यहाँ पे वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दो लीटर में। समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका जो आना चाहिए वो ग्राम ही आना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर आपका जो आना चाहिए वो ग्राम ही आना चाहिए, ग्राम ही आए। यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अब अगर ग्राम नहीं चाहिए, किलोग्राम चाहिए, तो इनटू 1000 का ऊपर से हटा दो, तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी के मैंने आपको बताया, मोल फ्रैक्शन के बारे में अपन ने थोड़ी सी डिस्कशन करी। तो ये जो तुम्हारा किसका था, मोल फ्रैक्शन, और नॉर्मेलिटी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जो नॉर्मेलिटी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे आपके यहाँ पे खत्म है। क्लियर, अब जो जो क्वेश्चंस जैसे जैसे बनेंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलें आगे।
तो देखो और भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके मोलैरिटी से। देखिए जब जैसे कि आपको मिक्सिंग करना है तो मोलैरिटी टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपन थोड़ा आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर से और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है आपका कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में ये होता है कि हम सबको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस तो हम चाहे जितने उतने लगा लें, ठीक है, मगर एक्चुअल जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होती है, उसका मतलब कितने फिगर उसके अंदर होंगे, कितने नंबर अपन उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो वही होता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसमें से खास ऐसे कुछ क्वेश्चंस पिछले साल बहुत इतने ज़्यादा तो आए नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये देखो 1998 मैंने एक क्वेश्चन उठा के देखा है, बता आपको लिए रख के रखा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, इसमें पूछा था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर द 3 नंबर्स, इतना इतना इतना, ठीक है, जो तुम्हारे 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से तुम्हें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो बहुत इजी होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो 2 लिखे हुए हैं 161, ठीक है, एक लिखा 0.161 और एक लिखा हुआ है 0.0161, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर को आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, जीरो के लिए पूरे का पूरा टॉपिक बना दिया इनने सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देखो अगर कहीं पे भी नॉन जीरो टर्म है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो एक्चुअल नंबर दिख रहा है तुम्हें 161, कोई भी जीरो नहीं है, तो उसका जितने भी फिगर होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। सारे अपन रूल्स को अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तीनों के तीनों एक्चुअल हैं, 1 भी एक्चुअल है, 6 भी और 1 भी, तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मतलब मैं इस साइड करूं तो राइट साइड पे अगर कोई भी जीरो है डेसिमल के, अगर इस साइड देखूं, अभी ऐसा खड़ा था तो राइट साइड, ऐसा खड़ा था तो लेफ्ट साइड, ठीक है। देखो अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे अगर कोई भी जीरो है तो बेटा वो काउंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो कितने हैं इसके अंदर भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल अपन रूल भी देखेंगे उसमें। देखो अब यहां पर देखो क्या है, अगर डेसिमल के, मैंने क्या बोला, अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है तो वैसे ही काउंट नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये काउंट नहीं होगा। कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा ये हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डेसिमल के बीच में 0.00 है तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, तीनों के तीनों क्या है, 333, तो आंसर क्या होगा आपका डी वाला, 333 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, देखो रूल कहता है, आपको पूरा समझ में जाएगा कैसे। जैसे यहां पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। मीनिंगफुल मतलब कि जीरो कहाँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो देखो 0.000009 ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ मीनिंगफुल हुआ, नहीं हुआ ना, कि ऐसी कोई वैल्यू आ रही तो 0.00। अब मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि 9 इंटू, बहुत अच्छे से लिखूँ मैं, 9 इंटू फिर 10 की पावर माइनस ऐसे लगाऊं, तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो लगभग तुम्हें दिखाएगा कि हाँ ये ट्रू वैल्यू है। अब इसको ही मैं ऐसे लिखूँ 9.000, ठीक है, तो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ सिर्फ, आगे के पॉइंट का मतलब ही नहीं, ठीक है। मतलब ये क्या है, एकदम ट्रू वैल्यू है, 9 क्या है, एकदम ट्रू वैल्यू है, वो बता रहा है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा, मीनिंगफुल डिजिट विद सर्टेनिटी, ठीक है, उसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब पहली चीज सुनो, रूल क्या कहता है, कैसे निकालोगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल अभी देखा था हमने, कौन सा, 161 हो गया, 125 हो गया, 121 हो गया, 999 हो गया, इनमें कोई भी जीरो नहीं है। और अगर कोई भी जीरो नहीं है तो सारे के सारे जो डिजिट है वो मीनिंगफुल है, मतलब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज। दूसरा समझो, ठीक है, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां पे देखो क्या बोला, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब अभी अपन ने क्या देखा था, 0.165 कुछ था, ऐसा था, ठीक है। और देखो 0.0165 यहां पे देखो, तो नॉन जीरो के पहले अगर जीरो लग रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए अपन ने उसको काउंट ही नहीं किया था, क्लियर। अब देखो जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या है, अगर जीरो प्रेजेंट है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे कि 1001, ठीक है, 5005, 5003, ठीक है, ऐसे अगर प्रेजेंट है, देखो ये दोनों के दोनों क्या है, ये देखो 500, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, नॉन जीरो टर्म है।
और अगर दो नॉन जीरो टर्म के बीच में दो जीरो हैं तो उनको भी सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि कितने सिग्निफिकेंट हो गए फिगर, तो कितने बोलोगे? 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। सेम डेसिमल में भी होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिख दिया मैंने 120.01, ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है? चलो आगे आओ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जीरोस एट द एंड ऑफ राइट ऑफ नंबर आर, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जीरोस एट द एंड, अगर आखिरी में हो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 100, ठीक है, या फिर 9.00000 ऐसे जो अभी अपन ने लिखा था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है अब, जीरोस एट द एंड, एंड पे हो, ठीक है, और राइट ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल, अगर इसके राइट साइड हो तो वो भी क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आएगा। एग्जैक्ट नंबर हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर मतलब कि जैसे 9, जैसे 2, जैसे 3, मतलब 2 ही है ना, मतलब पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना, एग्जैक्ट मतलब जो पॉइंट में नहीं आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपने अभी 9 देखा, अब अगर इसका मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहूं तो मैं जितने चाहूं उतने निकाल सकता हूं। कैसे? पॉइंट लगा दूंगा मैं इधर, और उसके बाद मैं जितने जीरो चाहूं उतने जोड़ सकता हूं, इनफाइनाइट जीरो जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू है और तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहो तो वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाले जीरो काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा वो। क्लियर हो गया? अब चलो वापस से एक पिछले वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये लिखा हुआ आपका पिछला क्वेश्चन ये था, अब तो कर लोगे, ठीक है। देखो 161, ठीक है, वापस बता रहा हूं 0.161 और आपका क्या है 0.0161, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर है, ये नॉन जीरो टर्म है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। 3 आंसर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो पॉइंट डेसिमल के क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 0, तो ये काउंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर फिर से हो गए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या, देखो ये 0 लेफ्ट हैंड साइड है, पहली बात तो ये जो 0 है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये तो गया, ये वाला तो गया, ठीक है। अब ये वाला जो 0 है, जो ये वाला 0 है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है एक ट्रू वैल्यू के, ठीक है, तो ये वाला भी गया। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? ये भी क्या हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी बेस पर अपन ने सॉल्व करा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने, इतने ही इजी आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आया तो ऐसे ही पूछेगा वो। बहुत कम क्वेश्चंस बने हुए हैं वैसे तो, इससे ज्यादा तुमसे मोल से ही वो पूछता है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपका था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोल्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन करा है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं जो कि अपन मस्ट प्रैक्टिस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी उस पर भी मेरे साथ बने रहे, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं। और जो मैं बता रहा हूं कि भाई मैं हट जाता हूं आप सभी के लिए कि भाई ये नोट्स बना लो, ठीक है, तो वो बना ही लो, क्योंकि वैसे अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली वीडियो में, जहां पे अपन मस्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं आप मिलूंगा आने वाली वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच।